12 दिन बनाम 4 महीने अर्थात सीज फायर के मांग। नमस्कार, मैं स्वर्ण भूमि रोहित शर्मा। हर चीज अंतर्राष्ट्रीय होता है। कम्युनिस्ट ही केवल अंतर्राष्ट्रीय नहीं होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति भी होता है। हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी देश या कोई भी मुल्क एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता मौजूदा दौर में। यही कारण है कि जब सीज फायर की मांग भी उठती है तो यह भी राष्ट्रीय नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय होता है। इसका असर भी अंतर्राष्ट्रीय पड़ता है और यही कारण है कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चला 12 दिन, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 12 डेज वार कहा। 12 दिन का युद्ध का जो सीज फायर हुआ यह भी अपने आप में बहुत रोचक है। भारत में सीपीआई माओवादी लगातार 4 महीनों से सीज फायर की मांग कर रहे हैं, युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं। इनकी मांगों को पूरी निष्ठुरता के साथ ठुकराया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से G7 के मीटिंग को छोड़कर उछलते हुए ट्रंप भाग करके कनाडा से अमेरिका आए और एक बड़ा सा बैनर टांग करके अपने ट्रुथ जो उनका सोशल मीडिया है उस पर टांग दिए कि टोटल सरेंडर। जवाब जल्दी ही मिल गया। ईरान ने साफ कहा दिया कोई सरेंडर नहीं होगा, युद्ध होगा। इजराइल के हमला का जवाबी उत्तर ईरान ने दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया। इतनी बेहतरीन तरीके से दिया कि इजराइल है या गाजा है यह पहचानना भी मुश्किल हो गया। इजराइल को भी गाजा बना दिया गया। एक शब्द में अगर कहें तो गाजा हो गया इजराइल भी। सवाल उठता है सीज फायर फिर 12 दिन के बाद क्यों हुआ? अमेरिका ने भी टांग दिया दो अपना 3 मिसाइल जो परमाणु ठिकाने कहा गया था कथित तौर पर ईरान के, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। ईरान ने दोबारा अमेरिका के बेस पर भी हमला कर दिया, इजराइल पर तो हमला किया ही किया। ट्रंप ने शांतिपूर्वक उस नुकसान को अपने आप में आत्मसात करते हुए सीज फायर पर अड़े रहे और अब चला सीज फायर। टोटल सरेंडर से सीज फायर तक का यह सफर 12 दिन का था और यह 12 दिन का युद्ध कितनी आसानी से सीज फायर में बदल गया ये कल्पना करना भी आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, लेकिन यह हकीकत है। इसे संभव बनाया विज्ञान ने। ईरान बेशक धार्मिक मुल्क है, कठमुल्लों का देश हो सकता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से विज्ञान को आत्मसात किया और नए नए मिसाइल नए नए तकनीक का आविष्कार करके ईरान को चकनाचूर कर दिया, माफ कीजिएगा इजराइल को चकनाचूर कर दिया, अमेरिका को थर्रा दिया और इसके साथ ही जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय गोलबंदी हुई रूस का, चीन का, उत्तर कोरिया का, ईरान का, इसके अलावा अन्य मुल्कों का भी, वह बहुत ही दिलचस्प रहा। अंततः सीज फायर का मामला बन गया। ट्रंप सीज फायर पर अड़े हुए हैं, न ईरान मान रहा है न इजराइल मान रहा है। ट्रंप अड़े हुए हैं सीज फायर करो, सीज फायर करो। नेतन्याहू तक को गाली तक दे रहे हैं वो। खैर जो भी हो, लबोलबाब यह है कि सीज फायर का यह दौर जो है अब ईरान की नहीं अमेरिका की जरूरत बन गई है, ईरान की नहीं इजराइल की जरूरत बन गई है। यही कारण है कि सीज फायर हो रहा है। भारत में आते हैं। भारत में सीपीआई माओवादी लगातार कई महीनों से पत्र लिख रहे हैं। 5 पत्र उन्होंने लिखे हैं सीज फायर को लेकर के, युद्ध विराम को लेकर के, शांति वार्ता को लेकर के। अपनी तरफ से भी वो युद्ध विराम का घोषणा कर दिए हैं और पालन कर रहे हैं। मोदी सरकार अड़ी हुई है, नो सीज फायर। ट्रंप की तरह जिस तक कूद करके गए थे कनाडा से अमेरिका, उसी तरह से छत्तीसगढ़ से कूद करके जाते हैं अमित शाह दिल्ली या बोलते हैं कोई सीज फायर नहीं होगा। धड़ाधड़ 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 मीटिंगें हो रही है।
और माओवादियों को खत्म करने के लिए नए नए प्लानिंग बन रहे हैं, नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं, नए नए अस्त्र प्रशस्त्र तोप टैंक लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सीपीआई माओवादी के द्वारा चलाया जा रहा यह जनयुद्ध का स्वरूप भी अंतर्राष्ट्रीय है, हर युद्धों की तरह। क्योंकि कोई भी युद्ध या कोई भी शांति केवल आपके चाहने से या आपके स्थायीता का स्वभाव नहीं लेता, वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्वभाव लेता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय स्वभाव में सीपीआई माओवादी का भी मामला है। छत्तीसगढ़ में जो चल रहे हैं आंदोलन, इसकी अब विकटता समझिए। माओवादी लगातार मांग कर रहे हैं युद्ध विराम का, शांति वार्ता का, सीज फायर का, फलना ढिमका जो भी है। सरकार लगातार इनके 500 से अधिक माओवादियों को कत्ल कर दिया है, मार दिया है, फर्जी मुठभेड़ों में या मुठभेड़ों में जो भी कहा जाए उसको। स्त्रियों को भी मार डाला गया है और पुरुषों को भी। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। ये अच्छी बात है भाजपा सरकार के लिए कि वो स्त्री पुरुषों को मारने में कोई भेदभाव नहीं करती है। हाँ, स्त्रियों पर ज़्यादा अत्याचार कर देती है, बलात्कार का भी एक नया सिलसिला जोड़ देती है उसमें, बच्चों तक को मारती है। बहरहाल स्थिति ये है कि भाजपा सरकार जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, किसी भी तरह के सीज फायर के खिलाफ है। जब खिलाफ है तो फिर आप वार्ता कर ही नहीं सकते हैं उससे। माओवादी चाह करके भी उससे वार्ता नहीं कर सकते हैं। वार्ता की बात जब जब आती है, सीपीआई माओवादी के नेता मारे जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, चाहे वह जराकुरी आजाद हो या फिर बासव राज हो। जो कोई भी शांति की बात करेगा वो मारा जाएगा। भाजपा राज का ये एक अटूट सच्चाई निकल करके सामने आई है। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो ईरान ने किया, अर्थात माओवादियों को भी पलटवार करना होगा। अगर माओवादी लगातार भाजपा के नेताओं पर, भाजपा के अधिकारियों पर, पुलिस के अधिकारियों पर हमला करें या फिर डीआरजी को खत्म कर दे उसी तरह से जिस तरह से चलवा जुलूम वाले को खत्म कर दिए थे, तभी जाकर के ये मुमकिन है। ऐसा ही लगता है कि सीज फायर की बात मोदी शाह की सरकार मानेगी। अगर माओवादी सिर्फ विनती करते रहें, अनुरोध करते रहें, तो सीज फायर नहीं होने जा रहा है। ये इस बात की कड़वी सच्चाई सामने खुलकर आ गई है बासव राज की मौत के बाद। हालांकि सीपीआई माओवादी के नेताओं ने भी बासव राज की शहादत के बाद सीज फायर का एक भी पत्र नहीं जारी किया है, शांति की एक भी बात जारी नहीं किया है। उल्टे उन्होंने बता दिया है, एक एएसपी की हत्या करके उन्होंने बता दिया है कि अगर आपकी रुचि नहीं है तो मेरी रुचि भी नहीं है वार्ता करने में। सरकार वार्ता से भागती क्यों है, इस पर हमने पिछले बार भी बताया था, क्योंकि जनता समस्या को वो हल नहीं कर सकती। रोटी रोजगार की जो समस्या है, जमीन का मामला है, इसको भाजपा सरकार हल नहीं कर सकती है। अगर वो वार्ता करती है तो ये मामले खुलकर सामने आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाएगा, जिसकी फजीहत होगी मोदी सरकार को, और इस फजीहत से वो बचना चाहती है। इसीलिए वो सीज फायर के पक्ष में नहीं है, यानी वार्ता के पक्ष में नहीं है। तो अल्टीमेटली बचता क्या? अल्टीमेटली बचता है कि वार। हिटलर के साथ वार्ता नहीं की जा सकती। स्टालिन ने कभी कहा था, फासिस्टों से बातें नहीं होती, सिर्फ उसे खत्म करना होता है। देखना है सीपीआई माओवादी कब तक वार्ता के पक्ष में रहती है, कब तक नुकसान उठाती है और कब तक वो इस वार्ता के भरोसे चीज को तय कर सकती है। लेकिन इसमें एक चीज और है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर सरकार चाहती है कि माओवादी सरेंडर कर दे, हथियार रख दे, जो भी कुछ भी कर दे, तो इसके लिए भी उनको अपना एक कमेटी बैठेगी, सेंट्रल कमेटी बैठेगी, कम से कम सेंट्रल कमेटी बैठेगी। वहां पर यह प्रस्ताव पारित होगा कि शांति वार्ता के लिए हथियार रखना है या नहीं रखना है। जिस तरह से अगर सेंट्रल कमेटी नहीं बैठती है, हालांकि ये फैसला भी लगता है कि कम्युनिस्टों का जो ढांचा होता है, क्योंकि ये हथियार उठाना, हथियार रखना, ये केंद्रीय नीति इनका है। तो केंद्रीय नीति को अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसमें उनको कांग्रेस करना होगा या महासम्मेलन करना होगा। अगर महासम्मेलन में ही ये पारित करके वो पास कर सकते हैं इस प्रस्ताव को कि हमें हथियार रख देना है। हथियार रखने न रखने का निर्णय किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी पार्टी का नहीं हो सकता है। सीपीआई माओवादी तो कतई नहीं कर सकती है जब तक कि वो कांग्रेस ना करे, जब तक कि वो महासम्मेलन ना करे। क्योंकि कांग्रेस ने ही ये प्रस्ताव पारित किया था, हथियार उठाना है। और
कांग्रेस ही प्रस्ताव को खत्म कर सकती है कि कांग्रेस की हथियार रख देना है। लेकिन भाजपा सरकार तय कर लिया है कि नहीं, इसको ना तो मीटिंग होने देना है, ना ही सम्मेलन होने देना है, ना ही कांग्रेस होने देना है। तो जब कांग्रेस भी नहीं होगी, मीटिंग भी नहीं होगी, तो कहाँ से तय होगा कि भाई हथियार रखना है या नहीं रखना है? इसलिए फालतू बात ही ये है। अगर सीपीआई माओवादी फिर भी डिसीजन लेती है कि हम हथियार रख देना है, जो कि असंभव है लगता है आज की परिस्थिति में भी, तो निश्चित तौर पर इसका जो एक चीज नजर आएगा, वो नजर आएगा आज से 50-60 साल पहले जो घटनाएं घटी थी, उसको देखा जा सकता है। सीपीआई माओवादी के जो प्रखर मैंने संस्थापक सदस्य रहे हैं, वो हैं आपको महासचिव चारू मजूमदार। चारू मजूमदार ने पार्टी को बनाया था, और उनकी जब 72 में मृत्यु होती है, तो उसके बाद कई पार्टी टुकड़ों में बट गया, सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। सैकड़ों टुकड़ों में बटने के बाद जब सीपीआईएम में लिबरेशन नाम की एक पार्टी बनी, जो कि जिनके महासचिव थे जौहर। जौहर की भोजपुर में एक मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो जाती है, शहादत होती है। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी शहादत के बाद जो नए महासचिव बने विनोद मिश्र ने इस चीज को पूरी तरीके से बदल दिया, और उन्होंने तय किया कि हमें चुनाव लड़ना है, हमें हथियार नहीं रखना है। तो ये सीपीआईएम में लिबरेशन की बातें हुई। सीपीआईएम में लिबरेशन ने सरेंडर कर दिया सरकार के सामने और चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसके साथ ही जो अन्य चीजें प्रस्फुटित हुई, वह हुई बिहार में ही कई अन्य पार्टियों का हथियारबंद संघर्ष। इसमें कई पार्टी आया, जिसमें सीसीआरआई हो गए, सीपीआईएमएल पीपुल्स वार हो गया, सीपीआईएमएल पार्टी यूनिटी हो गया, एमसीसी हो गया, सीपीआईएमएल सेकेंड सीसी हो गए, सीपीआईएमएल शांतिपाल गुट हो गए। इसी तरह से दर्जनों गुट बट गए। हालांकि सीपीआईएमएल पीपुल्स वार बिहार में बहुत बाद में आए हैं, लेकिन यह भी था कि यहाँ पर जो है इतनी पार्टियां थी जो सीपीआईएमएल लिबरेशन के हथियार रखने के बाद भी वो नहीं माने और संघर्ष का नया दौर शुरू कर दिए। इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं कर सकता है कि अगर सीपीआई माओवादी हथियार रख देती है तो कोई भी गुट हथियार नहीं उठाएगा। हो सकता है सीपीआई माओवादी के अंदर ही बहुत सारा फूट हो जाए और पूरी नई पार्टी फिर से गठित हो जाए। जिस तरह से कि सीपीआई में लिबरेशन के हथियार रखने के बाद भी जो है कि सभी पार्टियों ने नहीं माना, और पार्टी यूनिटी, एमसीसी, सेकंड सीसी, शांतिपाल गुट, जितने सारे गुट है, पीपुल्स वार, ये तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके से सशस्त्र संघर्ष को विकसित किया, और 2004 में जाकर के फिर लोग एकजुट होते हैं और सीपीआई माओवादी का स्थापना करते हैं, जो सीपीआई एमएल लिबरेशन से 1000 गुना अधिक ताकतवर है, 1000 गुना अधिक मजबूत है, 1000 गुना अधिक सशस्त्र है, उतना उससे अधिक दृढ़ संकल्प है। तो कि किसी पार्टी के इच्छा को किसी व्यक्ति के इच्छा से आप तय नहीं कर सकते हैं। जब तक कि सीपीआई माओवादी, जब तक किसी कांग्रेस नहीं होती है, कांग्रेस तय नहीं करती हथियार रख देना है, तो किसी व्यक्ति के रखने से, किसी संगठन के बोलने से, किसी कमेटी के भी बोलने से ही बात नहीं मानी जा सकती है कि हथियार नहीं उठाना है। अब महत्वपूर्ण चीज आता है, तो अमित शाह कर क्या रहा है? अमित शाह यही कर रहा है कि वह विभीषण पैदा कर रहा है। वो विभीषण इस तरह से पैदा कर रहा है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नुक्करों में जा करके पोस्टर चिपका रहे हैं कि फला नेताओं को पकड़वाइए या किसी को पकड़वाइए, पैसा लीजिए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो भी है, और उस पर जो इनाम रखा हुआ है उसका अलग है। तो इस तरीके से वो पोस्टर चिपका करके, चस्पा कर करके लोगों को बगला रहा है, भगा रहा है, और इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि विभीषण ही जो है माओवादियों को खत्म करेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप विभीषण पैदा कर रहे हैं, तो विभीषण का भी भविष्य देखा जा सकता है। जिस तरह से कि थुलथुली में जो जिससे विभीषण ने सूचना दिया था, उस विभीषण को भी माओवादियों ने मार दिया। इसके अलावा जिससे विभीषण को कई मामला भी अभी बीजापुर में घटना है, इसमें 3 विभीषणों को हत्या माओवादियों ने कर दिया। इसके अलावा भी विभीषणों की हत्या माओवादी करते रहे हैं। तो सरकार ये चाह करके भी विभीषण का एक टोली खड़ा नहीं कर सकती है। वह पैसे के दम पर, पैसे के बूते पर विभीषणों का एक मोहल्ला, विभीषणों का एक ढांचा खड़ा नहीं कर सकती है। इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन वह भी तभी तक हो सकता है जब तक कि माओवादी ज़्यादा हमलावर नहीं होते हैं। अगर माओवादी एक बार हमलावर हो गए
तो विभीषण भी किसी काम में नहीं आएंगे। विभीषण भी खुद ही मारे जाएंगे, खुद ही खत्म हो जाएंगे। क्या पता ये विभीषण अमित शाह को मार डाले। अगर माओवादी, अगर जिस तरह से माओवादियों के सर पर इनाम रखा जा रहा है 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, जो भी हो, अगर यही इनाम अमित शाह के सर पर कोई रख दे 100 करोड़ का, तो हो सकता है यही विभीषण अमित शाह का मुंडी काट के ले आए। तो ये विभीषणों पर भरोसा करके जो सरकार चल रही है वह बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा। मूल मामला है, या तो जनता की समस्या हल किया जाए, या फिर इसका और कोई रास्ता नहीं बचता है। और भारत हर आज़ादी का मूल्य होता है, वो मूल्य चुकाना ही पड़ता है। कोई भी जैसे कि भारत की आज़ादी जब 47 में हुई थी, 1947 में, उसमें ही बहुत सारे लोग मारे गए थे। कम्युनिस्टों के ही आज़ादी के आंदोलन में भी हो सकता है बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग मारे जाए। लेकिन ये तय है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे वो अमित शाह के पक्ष में जाए मनुस्मृति को लागू करने की प्रक्रिया में, या फिर माओवादियों के जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है उसको लागू करने की दिशा में जाए, ये समाज, लोग तो मरेंगे। अमित शाह भी इतनी आसानी से देश में मनुस्मृति लागू नहीं कर सकते हैं बिना लोगों को खत्म किए। ठीक उसी तरीके से माओवादी भी बिना लोगों को मारे इस देश में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को लागू नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कम्युनिस्टों का पूरा इतिहास ही खून से रंगा हुआ है, मजदूरों के, गरीबों के, किसानों के खून से रंगा हुआ है। ये आताताई शासक वर्ग लगातार इन लोगों को मारते रहे, काटते रहे, प्रताड़ित करते रहे हैं। और लेकिन झंडा ये बुलंद है, ये दिखाता है जनता की समस्याएं आज ही मौजूद है, जनता की जिजीविका आज भी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को लागू करने की दिशा में है। कम्युनिस्ट जो माओवादी हैं वह भी इस दिशा में प्रयत्नशील है। वह हथियार तो नहीं रखेंगे, हथियार नहीं रखेंगे तो माओवादियों के पास भी एकमात्र रास्ता बचता है, हमला तेज करो। अगर माओवादी हमला तेज करता है ईरान की शक्ल पर, तो ट्रंप जैसा महाबली भी त्राहि त्राहिमाम कर सकता है, इजराइल भी बाप बाप कर सकता है। कि अमित शाह मोदी किस खेत की मूली है। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।